नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना गीत पर फरोश का वाचन करूंगी, वो भी व्याख्या के साथ में, और इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखते चलेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र जी नई कविता के दौर के कवि हैं। जो दूसरा तार सप्तक है 1951 में शामिल है। भवानी प्रसाद जो है वो गांधीवादी कवि माने जाते हैं। गीत फरोश कविता सर्वप्रथम अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। यह जो गीत फरोश कविता है, जिसमें 1930 से लेकर 1945 की कविताएं संग्रहित हैं। गीत फरोश इस संग्रह की प्रतिनिधि कविता है, जिसके नाम से इस काव्य संग्रह का नाम रखा गया है। इस संकलन की सर्वश्रेष्ठ एवं बहुचर्चित कविता शिल्प विधान की दृष्टि से यह गीत बड़े ही अनोखे ढंग से नाटकीयता, सतर्कता, संबोधन, शैली एवं आंचलिकता आदि विशेषताएं लिए हुए हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी के कुल 16 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक खंड काव्य भी है, गीत फरोश, जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 में हुआ है। चकित है दुख 1968 में, अंधेरी कविताएं 1968 में, गांधी पंचसती 1969 में, बुनी हुई रस्सी 1971 में, खुशबू के शिलालेख 1973 में, व्यक्तिगत 1974 में, परिवर्तन जिए 1976 में, अनाम तुम आते हो 1976 में, इदम न मम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, कालजयी खंड काव्य है 1978 में, शरीर कविता फसले और फूल 1980 में, मानसरोवर दिन 1981 में, संप्रति 1982 में, नीली रेखा तक 1984 में। जो ये गीत फरोश उनकी रचना प्रक्रिया है, गीत फरोश गीत के रूप में लिखा गया है, जिसमें एक नया प्रवाह और नया भावबोध देखा जा सकता है। आत्म स्वीकृति एवं पूंजीवाद ने कैसे हर चीज को बिकाऊ बना दिया है, इसी बात को इस गीत में व्यंजित किया गया है। यह कविता कवि कर्म के प्रति समाज और स्वयं कवि के बदलते हुए दृष्टिकोण को उजागर करती है। व्यंग के साथ साथ इसमें वस्तु स्थिति का मार्मिक निरूपण भी है। गीत फरोश कविता में कवि ने अपने फिल्मी दुनिया में बिताए समय को याद कर कवि के गीतों का विक्रेता बन जाने की विडंबना को मार्मिकता के साथ में कविता में ढाला है। गीत फरोश कविता की पृष्ठभूमि के विषय में कवि ने स्वयं कहा है, गीत फरोश शीर्षक हंसाने वाली कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी थी। मैं पैसे को कोई महत्व नहीं देता, लेकिन पैसा बीच बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित करा देता है। मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी, पैसा मेरे पास था नहीं, तो मैंने कलकत्ते में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे। गीत अच्छे लिखे थे, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने पैसे लेकर गीत लिखे। मैं कुछ लिखूं, इसका पैसा मिल जाए, यह बात और है, लेकिन कोई मुझसे कहे कि इतने पैसे देता हूँ, तुम गीत लिख दो, यह बात स्थिति मुझे पसंद नहीं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी की जो साधना का विषय है, वह उसकी जीविका का विषय नहीं होना चाहिए। फिर कविता तो अपनी इच्छा से लिखी जाने वाली चीज है। इस तकलीफ देह पृष्ठभूमि में लिखी गई गीत फरोश दूसरे सप्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि मैंने अपनी कविता में प्रायः वही लिखा है जो मेरी ठीक पकड़ में आ गया है। दूर से कौड़ी लाने की महत्वाकांक्षा भी मैंने कभी नहीं की। तो इस प्रकार जो है उन्होंने गीत फरोश की भूमिका में कह सकते हैं, या रचना प्रक्रिया में उन्होंने अपना भाव को स्पष्ट किया। आइए अब हम गीत फरोश कविता का वाचन करते हैं।
जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी मान देखिए दाम बताऊंगा। बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने। कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा। यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको। पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने जो बेच दिए ईमान। जी आपन हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है गा कर देखें। यह गीत गजब का है ढा कर देखें। यह गीत जरा सुनी में लिखा था। यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है। यह गीत बढ़ाई से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर। यह गीत तबे दिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे सादे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहे आप जो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करे। जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात। मैं पास रखे हूँ कलम और दावात। इनमें से भाई नहीं नए लिख दो। इन दिनों की दुहरा है कवि धंधा। है दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के। जी दाम नहीं लूंगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ
हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं, मरणे का लिखूं। जी गीत जीत का लिखूं, सरणे का लिखूं। यह गीत रेशमी है, यह खादी का। यह गीत पित्त का है, यह बादी का। कुछ और डिजाइन भी है ये इल्मी। यह लीजिए चलती चीज नई फिल्मी। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत। यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी की इसमें क्या बात। मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। जो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी रूठ रूठ कर बन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ। गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ। या भीतर जाकर पूछे आइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दूसरे ताल सप्तक के बहुत ही प्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी की वार्ता हम करते हैं। मिश्र जी ने गीत फरोश में जो है अधरों की मुस्कान के साथ साथ सूक्ष्म व्यंग की भाषा को भी वो लेकर के आते हैं। और पुनः जोर लगाकर कवि कहते हैं कि मैं किस्म किस्म की गीत बेचता हूँ। वह दिन रात लिखता है क्योंकि उसकी कलम दूसरों की पसंद पर टिकी हुई है। देखिए क्या है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। लेखक कहता है कि वह आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि उसे अपने परिश्रम श्रद्धेय गीतों को बेचना पड़ रहा है। एक लेखक उन परिस्थितियों में है कि उसे अपनी जीविका के लिए अपनी कलम को बेचना पड़ता है। यह पूंजीवाद का वह दौर है जो सभी को भोक्तावादी बना दिया है, जहाँ हर चीज बिकाऊ हो गई है। कविता इस आत्मस्वीकारोक्ति से आरंभ होती है कि मैं अपने गीतों को बेच रहा हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। कवि कहता है कि जी हाँ हुजूर, जी हाँ, मैं अपने तरह तरह के गीतों को बेच रहा हूँ। कवि कहता है कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। कवि कहता है मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। कहता है मैं एक ही प्रकार की नहीं, मैं बहुत प्रकार की जो है गीत को बेच रहा हूँ। जो कवि है वो कहता है कि मैं गीत बेच रहा हूँ, मैं तरह तरह के गीतों को बेच रहा हूँ।
मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। कवि कहता है कि जो वैविध्यपूर्ण है अर्थात विभिन्न प्रकार का गीत है, मैं उन गीतों को बेच रहा हूँ। कहता है, जी माल देखिए दाम बताऊंगा। कवि कहता है, जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कवि कहता है कि पहले आप मेरे गीतों को देख लीजिए, उसके बाद मैं जो है दाम इसका बता दूंगा। लेखक कहता है, मेरे पास हर तरह के गीत हैं, कोई भी गीत ले ले, वो निरर्थक नहीं होगा। हर एक गीत में कुछ न कुछ जरूर अर्थ होगा। आगे कवि कहता है, ये गीत मैंने मौज मस्ती और पस्ती दोनों ही स्थितियों में लिखे। पस्ती का अर्थ है कि जब मेरे पास तंगी था तब मैंने लिखा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। कभी कहता है कुछ गीत मैंने जो है बड़े खुशियों वाले दिन में लिखे हैं और कुछ जो है तंगी वाले दिनों में लिखे हैं। यह गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा। कवि कहते हैं कि मेरे ये जो गीत है ये गमों को हरने वाले, पिया को पास बुलाने वाले हैं। अर्थात यह गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। यह जो गीत लिखे हैं, कवि कहते हैं कि यह जो गीत है यह आपके सरदर्द को भुला देगा और आपकी पिया को, आपका जो प्रिय होगा उसको पास बुला लेगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको। कवि कहता है कि यह गीत लेखन की रचना में इसीलिए इसे बेचने में शर्म आती थी, परंतु अब उसके महत्व को समझ चुका हूँ। उसे याद आता है कि लोग तो अपना ईमान तक बेच दे रहे हैं, मैं तो सिर्फ गीत बेच रहा हूँ। कहता है, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। अक्ल जगी अर्थात कि अब मैं समझ गया हूँ। कुछ दिन तो मुझे इस गीत को बेचने में शर्म लगी, लेकिन अब समझ गया हूँ। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। कहते हैं कि मैं तो अपने गीत ही बेच रहा हूँ और लोगों ने तो अपने ईमान बेच दिए, तो उससे तो बहुत अच्छा है कि मैं अपने कम से कम गीत बेच करके जो है अपनी स्थिति को सुधार रहा हूँ। इसलिए कहते हैं, लेखक कहता है कि मैंने तो बहुत सोच समझकर अपने गीत बेचने का निर्णय लिया है। लेखक ने इन पंक्तियों में बाजारीकरण के बढ़ते दुष्प्रभावों को रेखांकित करना जो है करने का प्रयास किया है यहाँ पे। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। यहाँ पे जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि मैं तो बहुत सोच समझ के अपने गीतों को बेच रहा हूँ। जो बाजारीकरण चल रहा है उसके दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए कवि कहते हैं, इस कविता में जीवन की विडंबना पर कवि का करुण आक्रोश बड़े ही गहरे स्तर पर उभरा है। जहाँ ईमान बिकता है वहां भला गीतकार अपने गीत क्यों न बेचे। तीव्र व्यंग्यात्मकता के साथ कवि की व्यवस्था का एक करुण स्पर्श इस कविता की अपनी मौलिक विशेषता है। अब आगे देखिएगा, कवि कहता है कि जिस तरह से कोई विक्रेता अपने सामान की विशेषता बता बता के अपना सामान बेच सकता है, उसी तरह लेखक अपने गीत की विशेषता बता बता करके जो है अपने गीत को बेच रहा है। यह गीत सुबह का है गा कर देखें, यह गीत गजब का है ढा कर देखें। कभी अपने गीतों की विशेषता जो है बता बता करके जो है बेच रहा है। तो कभी क्या करता है कि सुबह का गीत है, शाम का गीत है, सुख का गीत है, दुख का गीत है। यह गीत जरा सुन में लिखा था, यह गीत वहां पुणे में लिखा था। तो कवि कह रहा है कि यह गीत सुबह का है, गाकर देखें, अर्थात कि ताजी ताजी ये गीत है मेरे।
और कभी क्या कह रहा है, यह गीत गजब का है, ढाकर देखिए। यह गीत जो है बहुत रोचक है। इसको आप एक बार गा करके देख लीजिए, इसको समझ करके देख लीजिए। यह गीत जरा सुनने में लिखा था। यह गीत मैंने बहुत अकेले में बैठ करके लिखा है, इसको किसी के सामने नहीं लिखा है। यह गीत वहां पुणे में लिखा था। कभी कहता है कि यह गीत जब मैं पुणे में था वहां लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है। यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। कभी कहता है कि यह गीत जो है पहाड़ी पर भी चढ़ जाता है, अर्थात इस गीत में इतने बड़े बड़े शब्द हैं, इतने बड़े बड़े भाव हैं कि यह आपको पहाड़ी पर भी चढ़ा देगा। और यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, इस गीत को आप जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता चला जाएगा, अर्थात इसके भाव बहुत ही विस्तृत हैं। इसके भाव में आप जब तैरने लगेंगे तो आपको ये बहुत दूर तक ले जाएगा। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। कवि कहता है कि यह गीत जो है भूख और प्यास दोनों को भगाता है, भूख को जो है खत्म कर देता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत जो है भूख बढ़ाता भी है, और यह जो गीत है यह भूख खत्म भी करता है और भूख को बढ़ाता भी है। ये यह गीत भूख और प्यास भगाता है। यह गीत यह मसान में भूख जगाता है, अर्थात कि यह जो है भूख और प्यास को भगा देता है और मसान में भूख जगाता है, अर्थात जहाँ कुछ भी नहीं वहां भूख आपको तेज से लगा देगा। यह गीत भुआली की है हवा हुजूर। कहते हैं, कभी कहते हैं कि यह जो गीत है यह भुआली की हवा है हुजूर। यह गीत तपेदिक की दवा है हुजूर। कहते हैं यह गीत भुआली की हवा है, और यह गीत किसकी भी दवा है, तो तपेदिक जो बुखार होता है उसकी दवा भी है। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। कभी कहता है कि मेरे पास जो है ऐसे गीतों की भरमार है। मैं बहुत सारे गीत जो है वह सीधे साधे भी मेरे गीत आपको मिलेंगे और अटपटे भी गीत मिलेंगे, साधारण भी होंगे और थोड़े टेढ़े भी गीत हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ। कहते हैं कवि कि जी हाँ और भी तरह तरह के मेरे पास गीत है, उसको दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। कहते हैं कि मेरे पास और भी तरह के, कवि अनुभवी है और निपुण व्यवसायी लहजे में अपने ग्राहकों को संबोधित करते हुए कहता है कि यदि ये गीत पसंद ना आए तो मेरे पास और भी गीत हैं जिन्हें मैं दिखला सकता हूँ। यदि आप सुनना चाहें तो मैं इन्हें गा भी सकता हूँ। इनमें जी छंद और भी छंद पसंद करे, जी अमर गीत और वे तुरंत मरे। तो कहते हैं कि जो आपको मैं गीत सुना रहा हूँ इसमें छंद और बिना छंद वाले हर प्रकार के गीत पसंद किए जाने लायक हैं। इनमें ऐसे गीत हैं जो अमर या कभी न मिटने वाले हैं, और ऐसे गीत भी हैं जिनका प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है। तो यहाँ कवि यही कह रहे हैं कि जी अमर गीत और वे तुरंत मरे, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। तो कवि जो है कहते हैं, कवि अपने पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है कि जिनका प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है, यदि ये गीत पसंद ना आ रहे हो तो इसमें बुरा मानने की जैसी कोई बात नहीं है। मेरे पास तो कलम और दवात भी है। यदि ये गीत अच्छे नहीं लगे हैं तो अभी नए गीत लिख देता हूँ, और यदि नए गीत नहीं चाहिए तो मैं पुराने गीतों को भी लिख सकता हूँ।
ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। कहते हैं कि इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, मैं नया गीत लिख देता हूँ। इसमें से भाए नहीं, नए गीत लिख दूं। अगर आपको इसमें से कोई गीत भाता नहीं है तो मैं नया गीत लिख देता हूँ। इन दिनों की दुहरा है कभी धंधा। कहते हैं कि अगर आपको जो है नए नए गीत अगर नहीं पसंद आ रहा है तो मैं पुराने गीतों को भी लिख सकता हूँ। मैं तो नए और पुराने सभी तरह के गीत लिखता हूँ और बेचता हूँ। इन पंक्तियों में कवि जीवन की विषम परिस्थितियों का मार्मिक चित्र उकेरता है, जिसमें उसे किसी तरह से अपना सौदा बेचना ही है। आगे देखिए कवि क्या कह रहे हैं। इन दिनों की दुहरा है कभी धंधा, है दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा। कुछ घंटे लिखने की कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूंगा इस देरी के। अगर मैं पुनः फिर से लिखूंगा और कुछ देरी हो जाएगी तो उसका मैं दाम नहीं लूंगा। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। जो कवि है वो कह रहे हैं मेरे गीत में जन्म का गीत, मरण का गीत और जीत का गीत, शरण का गीत, बीमारी का गीत। देखिए यहाँ आपको पंक्तियों में स्पष्ट हो जाएगा। जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं, यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत पित्त का है बादी का। कुछ और डिजाइन भी है ये इल्मी, यह लीजे चलती चीज नई फिल्मी। कवि कहता है कि यह गीत जो है वह बीमारी का भी गीत है, दवा का भी गीत है, रेशमी गीत है, डिजाइन गीत है, फिल्मी गीत है, श्रम का गीत है, नायिका का गीत है, प्रिय वियोग का गीत है। सब दिखलाता हूँ, ना पसंद आया उठकर मत जाइए, मैं दिल लगी नहीं कर रहा, जरा बैठिए अंतिम दिखलाता हूँ। फिर जिस तरह फेरी वाला एन केन प्रकारेण अपना सौदा बेचना चाहता है, वैसे ही भवानी प्रसाद जी अपने गीत बेच रहे हैं। ऐसा वे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि वे उस स्थिति को बयां कर रहे हैं जिसमें वे गीत बेचने पर मजबूर हुए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से भवानी प्रसाद जी ने न केवल विषम आर्थिक व्यवस्था का चित्रण करते हुए बल्कि लेखक के प्रति पसरी उदासीनता को भी उद्घाटित करते हुए ऐसा कहा है कि जीवन के दौर में भवानी प्रसाद जी को अपने गीत फिल्मों में बेचने पड़े। उसी से उपजी पीड़ा को यह गीत ईमानदारी से अभिव्यक्ति दे रहा है। यह सोच समझ कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात। कहते हैं कि यदि आपको यह जो है गीत पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। कभी कहता है मैं दिन रात लिखता हूँ, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ। जिस प्रकार से एक व्यवसायी अपने बहुत सारे सामानों को दिखाकर ये कहता है ये नहीं पसंद आए ये ले लीजिए, ये नहीं पसंद आए ये ले लीजिए, वैसे ही भवानी प्रसाद जी अपने व्यवसायी अंदाज में कह रहे हैं कि चलिए कोई नहीं, बहुत ढेर लग गया गीतों का, मैं इनको हटाता हूँ। गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ। कहते हैं ना कि अच्छा अच्छा ठीक है एक अंतिम और देख लीजिए। या भीतर जाकर पूछ आइए आप,
है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। कहते हैं कि आप जाइए हमारे कवि समाज में जाकर पूछ लीजिए कि गीत बेचना बहुत पाप है, क्योंकि गीत अपनी भावनाओं को कभी उकेरता है, एक अपने जिज्ञासा की बात को समाज में लाता है, लोगों के हृदय को छूने का प्रयास करता है। यह गीत कोई बेचने की बात नहीं है। गीत बेचना वैसे पाप का काम है, लेकिन क्या करूं मगर लाचार हार कर। कभी कहता है मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुझे गीत बेचना पड़ रहा है, इसलिए जो है कभी कहता है जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। कवि को अपनी बहन की शादी करनी है, जिसके कारण उसे फिल्मों के लिए वह गीत बेचता है, और उसी पीड़ा की जो है अपनी अभिव्यक्ति को वह स्पष्ट कर रहा है। भवानी प्रसाद जी अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तरह तरह के, जैसे व्यापारी अपने व्यापार को चलाने के लिए बातों को बढ़ा चढ़ा करके इधर से घुमा फिरा करके प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही भवानी प्रसाद जी अपनी बातों को घुमा फिरा करके, उनका एक ही उद्देश्य है कि उनके गीत को कोई ले ले ताकि उन्हें पैसे मिल जाएं और वो अपने कार्य को संपन्न कर सके। इस प्रकार जो है हमारी गीत फरोश नामक कविता यहाँ पूर्ण होती है। दोस्तों, यह कविता जो है बहुत ही रोचक है, और इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यवसायी जो प्रवृत्ति है उसको दिखाने का प्रयास किया है। यह कविता उन्होंने अपने उन विषम परिस्थितियों को भी दिखाने का प्रयास किया है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित होता है, तो वह बहुत कुछ करने के लिए विवश हो जाता है, जो जिसको पाप समझता है वो भी कार्य करता है। देखिए यहाँ रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूठ रूठ कर मर जाते हैं गीत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तरह तरह के बन जाते हैं गीत, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश है, ये ध्यान रखिएगा आप। सोच सोच कर, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश आपको बहुत जगह मिलेंगे दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। सोच सोच कर मर जाते हैं जाने का गीत, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश है। दिन रात में, यहाँ क्या है, यहाँ द्वंद्व समास है। दिन रात में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आगे हम देख लेते हैं। और यहाँ देखिए इन पंक्तियों में, जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, लिखूं लिखूं शब्द आया ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। जी गीत जन्म का लिखूं, जी गीत मरण का लिखूं, तो यहाँ पे उल्लेखित है ना, उल्लेख किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। आगे देखिएगा, नए पुराने में कौन सा अलंकार है, अलंकार है कि यहाँ पे आप वो देख लीजिएगा, मैं नए पुराने सभी तरह के, तो नए पुराने में कौन सा समास है बताइएगा आप लोग, नए पुराने में कौन सा समास है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भूख और प्यास में कौन सा समास है, इसको भी बताइएगा आप लोग, कमेंट के माध्यम से हमें स्पष्ट करिएगा दोस्तों। यहाँ देखिए बहुत जगह जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश से पीछे पीछे है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो इन्हीं के साथ दोस्तों यह जो कविता है भवानी प्रसाद मिश्र जी की लंबी कविता यही पूर्ण हो रही है। अब अगले कविता के साथ में हम पुनः मिलेंगे, सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र जी के, उसको हम पुनः देखेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। आप मेरे चैनल से जुड़िए और अपने सभी मित्र बंधुओं को भी जोड़िए ताकि उन्हें साहित्य का आनंद मिल सके।
शुभ रात्रि दोस्तों, शुभ संध्या।